दोस्तों, आज का वीडियो मोटिवेशनल नहीं है। आज का वीडियो टोटली इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेशन इसलिए देनी है क्योंकि एक न्यूज़ आई, मेरे पास भी खबर आई कि 14 नवंबर 2023 दिन बुधवार सारा श्री का कोकलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कई दिनों से, कई महीनों से लंबी बीमारी के शिकार थे। उनको डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंशन में भी जी रहे थे, और दूसरा उनको जो है प्री स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो ये सारी व्याधियां थी उनके ऊपर, और फिर उनका जो है कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो होता है वो अरेस्ट हुआ, और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये एक छोटी सी न्यूज़ आई। उसके बाद सिलसिला चालू हुआ लोगों का क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देने का, सारा श्री क्या थे। तो मैंने देखा जनरली कि किन्हीं लोगों ने तो उनके बारे में ठीक ठीक कहा है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, और किसी ने उनको विलन बना दिया है। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी इस संदर्भ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास हैं वो मैं शेयर करूं लोगों के साथ, क्योंकि मेरा जुड़ाव जो है सहारा से 27 साल का है। और ये वो ज़माना था 97, जब एम्बी वैली जस्ट डेवलप हो रही थी। तो होता क्या था कि साराश्री का एक विज़न था, और उस विज़न के तहत साराश्री की बार बार ये हो रही थी, विजिट हो रही थी। तो उस विजिट में के दौरान उस समय हमारा जो टोटल स्टाफ हुआ करता था वो शायद 12 इंजीनियर्स हुआ करते थे, और कुछ 50 का स्टाफ था। तो बहुत कम स्टाफ के साथ बहुत उठना बैठना, मतलब जिसे कहते हैं सारा श्री के विजन को समझना, सारा श्री के साथ विजिट करना, साइड पे घूमना। बरसात में आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं, छाता पकड़े हुए, कभी हम फिसले कभी वो फिसले। तो इस तरह से जो है, कभी उन्होंने मेरे को साधा, कभी मैंने उनको साधा। ये मतलब प्रक्रियाएं चलती रही। इसमें नबी साहब भी थे, नबी साहब हेड हुआ करते थे उस समय, तो नबी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब कुल मिला के मैं कहूँ कि मतलब एक तरह से मैंने बहुत करीबी से सारा श्री को जाना है, बहुत करीबी तरह से सारा श्री को देखा। और चाहे वो 1-to-1 टॉक हो, और चाहे वो मीटिंग में टॉक होती हो, या मीटिंग में कोई वो अपना वो दे रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग रहते थे। तो एक चीज सारा श्री के अंदर बहुत अच्छी थी, जो मुझे बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगी। सारा श्री अपने लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते थे, आप उसको समझिए। हो क्या रहा था कि मैं उस समय डैम बन रहे थे, कुछ अर्दन डैम थे और कुछ जो है इसके डैम थे, क्या कहते हैं, रबर डैम थे। तो उन डैम की कॉस्ट तकरीबन एक की 14 करोड़, एक की 20 करोड़, और एक की कुछ 8 करोड़। जो लास्ट में जब हम लोगों ने फाइनल वो किया था, तो इसकी कॉस्ट कुछ बढ़ के जो है ये हो गई थी 60 करोड़ के आसपास गई थी। मतलब एवरेज, ऑन एवरेज आप मान लो 20-20 करोड़। तो ये तीनों प्रोजेक्ट चूंकि हमारे पास ही थे, मतलब पहले तो उसमें एक और इंजीनियर हुआ करते थे, फिर वो इंजीनियर चले गए, तो वो मतलब लास्टली जो है हमें ही उसमें जुटना पड़ा। तो एक मीटिंग हुई हम लोगों की सारा श्री के साथ, जिसमें हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, नबी साहब तो ऑब्वियसली होंगे ही, और हम थे, और एक इंजीनियर और था। तो उसमें एक छोटी सी बात ये हुई कि भाई आप लोग 60 करोड़ रुपए ये खर्च कर रहे हो, लेकिन इसका रिटर्न कैसे होगा यार? सिर्फ पानी की बदौलत तो हम नहीं कर पाएंगे। रिटर्न कैसे होगा? कभी सोचा इस चीज को? तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया। तो नबी साहब कहते हैं कि शुक्ला जी आप बताइए, आप तो जो है आप मेरे को एक बार बता रहे थे कुछ, तो आप अपना कुछ बताइए। तो फिर मैंने कहा कि सर मैंने ये सोचा था कि इसमें एक जो है फ्लोटिंग सिटी
डेवलप करेंगे छोटा सा, जिसमें एक होटल होगा, जिम होगा और बाकी सी फैसिलिटीज़ होंगी, और एक फ्लोटिंग सिटी टाइप का छोटा सा डेवलप करते हैं। इसमें अच्छा रहेगा, रिटर्न भी आएगा। कहते हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने एक बात कही जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही प्यारी बात। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम लोग छोटे लेवल पे हो अभी, कभी ना कभी बड़े लेवल पे भी जाओगे, और हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किस्मत आपकी साथ देगी आप बिजनेस टाइकून भी बन सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखो आप और हमेशा, कि जब भी आप सोचो ना, तो कुछ भी सोचो, आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में कुछ भी सोचिए। आपने मान लो 1000 चीजें सोची कि इस प्रोजेक्ट के जरिए मेरी रिटर्न ऑफ मनी ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, बिजनेस प्लान। उसके बाद जब आप रात में लेटोगे उन 100 विचारों को लेके अपने साथ, तो उसमें से जो विचार घूमेंगे आपके दिमाग में, वो 50 विचार तो ऐसे होंगे जिसमें आपको खुद को हंसी आएगी कि मालूम नहीं मैंने ये कहां से पागलपंती के जो है विचार डाल दिए इसमें। तो 50 तो आपकी तरफ से कैंसिल हो गए। फिर आप अपने सीनियर से डिस्कस करोगे, तो कोई भी आदमी अपने सीनियर से डिस्कस करता है वो ऐसे डिस्कस नहीं करता, वो 2-3 दिन के बाद करता है, विचार करता है, करूं न करूं, करूं न करूं, बात मानी जाएगी, हड़का दिया जाएगा, क्या होगा क्या होगा। कहते फिर आपको 20-25 दिन, जब आपको 4-5 दिन मिल जाते हैं तो उसमें से 20-25 आइडियाज आपके और चले जाते हैं। फिर बचते हैं 25 आइडिया। 25 आइडिया फिर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, जो आपके सर्कल में होते हैं, कुलीग होते हैं, सीनियर तक नहीं पहुंचे अभी तक आप। तो जो 25 आइडियाज है उसमें 20 आइडियाज तो आपके कुलीग फेल कर देंगे, उनको कहेंगे क्या यार आपने ऐसे कैसे कर लिया। 20 के आपके पास जवाब नहीं होंगे, 5 के आपके पास जवाब होंगे। 5 आइडियाज वो लेके जब जाओगे आप अपने सीनियर के पास, तो हो सकता है सीनियर 5 एडॉप्ट कर ले, हो सकता है आपके 2 ही एडॉप्ट करे, और हो सकता है एडॉप्ट ना करे। तो एडॉप्ट नहीं किया तो आप वहीं से कट हो गए। लेकिन कट हो गए ये मत सोचो कि कट हो गए, क्योंकि ये आइडिया अगर उसने जब विचार किया और वो आइडिया उसे ऐसा लगा ये 5 आइडिया मुझे डिस्कस करने हैं सारा श्री के साथ, अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो उस 5 आइडिया में हो सकता है कि अगर मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो एक तो चीज ये समझो कि इतने आइडियाज आपके आइडियाज जो है एक बड़े लेवल पे डिस्कस हुए आपके। तो आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा, इससे आइडियाज और आएंगे, विजन बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे आइडियाज आएंगे विजन बढ़ता जाएगा। और सपोज करो कि मैंने एक आइडिया उसमें से एडॉप्ट कर लिया आपका, तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर तो आप ढेर सारे मोटिवेशनल हो गए। तो क्या होता है, जितने आइडियाज आएंगे, जितना डिस्कस होगा, जितना फोकस होगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, उतना विजन आपका हाई जाएगा। तो अपने विजन को बढ़ाओ, विजन ही सब कुछ करता है। एक लेवल पे आके एजुकेशन जो है नथिंग कैन डू नथिंग, आपको जॉब मिल गई, आपको प्रमोशंस मिल जाएंगे, उसके अलावा एजुकेशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक आप विजनरी नहीं होगे तब तक आपका एक अच्छे नागरिक बन नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो उनका इस पे फोकस हुआ करता था। खैर ये तो बहुत लंबी बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं साराश्री के बारे में। तो इसमें मैं 5-6 टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे। एक उनके जन्म कब हुआ, मतलब उनका पूरा प्रोफाइल बताऊंगा। दूसरा उनका बिजनेस बताऊंगा। तीसरा उनका बताऊंगा बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुई, और ये जो परेशानियां आना चालू हुई वो कब से आना चालू हुई। मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद लोग तो ये कहते हैं एक अर्श से, फर्श से उठा हुआ आदमी अर्श पे पहुंचा, और उससे उठा हुआ आदमी फिर फर्श पे आ गया, ये है उनकी आइडेंटिटी। मैं ये कहता हूं कि एक करिश्मेटिक व्यक्ति था, जो मैं उसे ये भी कह सकता हूं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखो तो राज कपूर के बाद सबसे बड़ा शोमैन ऑफ द इंडस्ट्रीज था, इंडियन इंडस्ट्रीज। और एक पहेली, पहेली जिसे कहते हैं ना, वो थे साराश्री। साराश्री को समझ पाना इतना आसान नहीं है।
लोग अपने अपने दिमाग से सब काम वो तो बना रहे हैं वीडियो, लेकिन इतना आसान नहीं है उस व्यक्ति को समझना, बड़ा मुश्किल है व्यक्ति को समझना। एक व्यक्ति जिसका जन्म एक छोटे से घर परिवार में, पिताजी उनके इंजीनियर हुआ करते थे, शायद किसी मिल में हुआ करते थे, शुगर मिल इंजीनियर तो हुआ करते थे, और 2 बेटे थे उनके। 2 बेटों में ये सबसे बड़े थे। इनका जन्म जो है 10 जून 1948 में हुआ था, और मृत जो है 14 नवंबर 2023, यानी कि 75 साल उन्होंने एज पाई अपनी। तो एक छोटे सी जगह अररिया में पड़ा बला व्यक्ति अगर एक अस्पर्श से लेके अस तक पहुंचता है, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर, कुछ चीजें तो रही होंगी। लोग आज उसके ऊपर एक सिक्का स्टैंप लगा देते हैं कि नहीं साहब पब्लिक का पैसा लिया, ये किया वो किया, पब्लिक का पैसा मार लिया। यस, चलो मैं मानता, लेकिन आप सोचो कि उस व्यक्ति ने पब्लिक को दिया क्या। आप अगर पूर्वांचल में आज भी जाएं तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि साहब मेरे तो बिटिया की शादी सारा श्री ने करा दी। कोई कहेगा मेरा तो मकान सारा श्री ने बनवा दिया। कैसे? हमने पैसे जमा किए थे, उस पे मेरे को जो रिटर्न मिला वो अच्छा मिला। और ऐसा नहीं है कि हमने रिटर्न जो है पब्लिक को वापस नहीं किया। एक समय तो ये हुआ करता था कि मेरे यहाँ इतना ज्यादा पैसा जमा हुआ करता था कि जिसका रिटर्न भी लोगों को मिलता था। अगर रिटर्न ना मिला होता लोगों को तो 9 करोड़ हमारे पास जो डिपोजिटर्स थे वो कहां से आती। 9 करोड़ डिपोजिटर्स जिस कंपनी के पास हों, वो कंपनी क्या बेईमानी के आधार पे खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। हमने अपने वचन निभाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि टोटल स्टैंप नहीं लगा सकते, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमने, हाँ ये बात सही है कि हमने अपना जो बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी वो 2000 रुपए से स्टार्ट किया था। एक लेमरेटा स्कूटर हुआ करता था जो सारा श्री का आज भी उसके ऑफिस में रखा हुआ है, गोरखपुर ऑफिस में रखा हुआ है आज भी, आप देख सकते हैं उसको। और इनिशियली जो इनकी बिजनेस हुआ करती थी वो शायद इनकी बिजनेस हुआ करती थी, ये सिल्वर टेस्टिंग किया करते थे, सिल्वर टेस्टिंग किया करते थे। लेकिन सिल्वर टेस्टिंग से जब इनका काम नहीं चला तो इन्होंने कहा मैं वेफर्स भी बेचूंगा, मतलब नमकीन जो होती है ना, हैंडमेड नमकीन, घरेलू उत्पाद जो होता है, और वो पैकेट 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी उस समय चल रहा होगा, 2 रुपए का, 1 रुपए का, उन्होंने ये बेचना चालू किया। फिर इनके साथ कुछ लोग और जुड़े। फिर एक आइडिया ये आया कि यार मैं ये काम तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा एक काम और कर सकता हूँ। अगर इन पब्लिक को थोड़ा सा मैं मोटिवेट करूँ और थोड़ा सा इनको समझाऊं कि आपके इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या हो सकती है, तो एक तो ये है कि हमारी कंपनी भी ग्रोथ करेगी और ये लोग भी ग्रोथ करेंगे। तो उस समय दौर हुआ करता था 1978, और 1978 में आप ये अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो है बैंकिंग सुविधाएं कैसी थी। बैंकिंग आदमी तक नहीं पहुंचती थी। आदमी तो घुसना चालू तब हुआ जब बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज हो गई बैंकें। एक चीज। दूसरा, बैंकें तब घर घर पहुंची जब बैंकें जो है प्राइवेट सेक्टर्स बैंकों में आ गए। उनको जब बिजनेस करने का हमने अधिकार दे दिया। ये शायद मनमोहन सिंह ने किया था, एलपीजी जब लाए थे वो, तो उस समय हुआ था। तो उस समय नहीं था ये, तो पब्लिक पैसा रखे कहाँ अपना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, 100 रुपए अगर आप कमाते हो तो 100 में 20 रुपए जमा करिए, और 20 रुपए जमा अगर आप करोगे तो मैं इस पे आपको जो है बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। यानी कि आप, बैंक उस समय 5 साल में कर रही थी दुगना, और हम 3 साल में कर रहे थे। तो लोगों ने, पब्लिक ने पैसा जमा किया, पब्लिक ने पैसा जमा किया। कुछ पब्लिक जब मांगने आई डबल में, तो पैसा उसको वापस कर दिया, और उसको ये भी बताया गया कि नहीं, एक स्कीम और हमने लॉन्च करी है जिसमें पैसा आपका 7 साल रखोगे या 9 साल रखोगे तो ट्रिपल हो जाए, मतलब
ट्रिपल हो जाएगा, 7 साल में ट्रिपल हो जाएगा और 9 साल में चौगुना हो जाएगा। यस, ये स्कीम थी। तो जिस पब्लिक को समझ में आया उसने पैसा लगाया, जिसको समझ में नहीं आया वो अपना पैसा ले गया और चला गया। इस तरह से हमारे इन्वेस्टर बढ़ते चले गए। एक तो ये बिजनेस, जब हमारे पास 9,000 इन्वेस्टर्स हो गए और हमारे पास करोड़ों रुपए जो है आने लगे, तो फिर हमने सोचा कि हम अब अपने कंपनी को आगे बढ़ाएं। तो कंपनी में हमने सबसे पहले जो है रियल एस्टेट में आए, उसके बाद एविएशन, पहले एविएशन में आए, उसके बाद रियल एस्टेट में आए, उसके बाद हम मल्टीमीडिया मैंने लिया, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे वो टीवी शोज हों, चाहे फिल्म हो, चाहे जो भी हो, मतलब इंटरटेन मीडिया में भी आए। उसके बाद हम हॉस्पिटैलिटी में भी आए। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद उस समय ध्यान करिए, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, ये 2001 की बात होगी, या मुझे लगता है हाँ 2001 या 2000 की बात होगी, जब इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी। उस समय स्पॉन्सरशिप देने का काम सहारा श्री ने किया। तो जो आज चमक दमक देख रहे हो क्रिकेट की ना, वो सहारा श्री की देन है सबसे पहले। हाँ, उसके बदले में हमने ये जरूर किया कि खेलने टीम जाती थी, ड्रेस हमारे लोगो हुआ करता था, हेलमेट पे लोगो हुआ करता था उनके। तो हमने भी पैसा कमाया, नो डाउट, उनके जरिए एडवर्टाइजमेंट मेरा भी हुआ। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि जब तक आप अपने को एडवर्टाइज नहीं करोगे, आप जब तक पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं आओगे, तब तक आप राइज नहीं कर सकते एज ए बिजनेस में। तो ये बहुत जरूरी था। फिल्मी दुनिया, लोग कहते हैं फिल्मी दुनिया से बड़ा लगाव था सहारा श्री को, बिल्कुल लगाव था। क्योंकि फिल्म एक्टर की जो है एक रेपो हुआ करती है और उस रेपो को भुनाना होता है। हमें भी भुनाया, हमने भी भुनाया, नो डाउट। तो कुल मिला के ये हुआ कि देखिए हमने क्रिकेट टीम ली, उसके बाद हमने कुछ दिनों तक हॉकी की स्पॉन्सरशिप भी ली, हॉकी को भी पैसा दिया। फिर हमने सहारा वन, स्पोर्ट्स वन, फार्मूला वन, क्या है वो कार रेस जो हुआ करती थी, उसको भी खरीदा। तो ये सारे काम अगर मैंने देश के हित के लिए किसी व्यक्ति ने किए हैं, तो उस व्यक्ति को आप कैसे ये कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो है उसने देश के लिए कुछ नहीं किया और वो सिर्फ अपने लिए किया उसने, और जब वो गया। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूंगा आपको कि ये सिलसिला फिर बढ़ते चले गए। एविएशन चालू हुआ मेरा 91 में, जिसकी फ्लाइट चालू हुई 93 में, और उसको किन्हीं कारणों से हमें रूट नहीं दिए गवर्नमेंट ने। 98 की बात है ये, शायद 97 की बात है, रूट्स नहीं दिए। रूट्स की मैंने डिमांड करी, तो उस समय जो है ज़्यादातर हमारा शायद पहला ये एविएशन था प्राइवेट सेक्टर का। उस पहले तो गवर्नमेंट का ही सेक्टर हुआ करता था, वो क्या गवर्नमेंट का नाम है जो भी है, अभी फिर टाटा के पास पहुंच गई है वो एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, सॉरी। तो इंडियन एयरलाइंस के पास मोनोपोली हुआ करती थी और पब्लिक भी इतनी नहीं थी कि ये मतलब आम टिकट हो जाते, और सारा श्री खैर बंद करनी पड़ी जो भी है। उस एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जब ये बंद हुई तो मैं अपना आया मीडिया के क्षेत्र में। क्योंकि मीडिया, अखबार में कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अखबार क्या है कि आपको जो है पब्लिक फिगर बनाता है। तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा जितना पब्लिक फिगर बनेगी ये कंपनी उतनी राइज करेगी। और उस समय करीब करीब 2009 के आसपास और 2010 के आसपास इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी थी ये। रेलवेज पहले नंबर पे थी और दूसरी कंपनी सहारा इंडिया परिवार हुआ करता था। हम इसे कंपनी नहीं बोलते थे। आज लोग कहते हैं कंपनी और परिवार बनाया और ये किया वो किया। मैं मानता कि आपने परिवार बनाया तो आपने इमोशंस भी डेवलप किए, तो कहीं कहीं इमोशनल ब्लैकमेल भी हुए, ये भी सत्य है, ब्लैकमेल हुए। मैंने लोगों को देखा है, लोगों को, एम्प्लॉयज को भी देखा है, उनके साथ भी ब्लैकमेलिंग हुई, इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन मेरे भाई, आदमी इतना पागल तो नहीं है
कि वो जान रहा है इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, फिर भी सहारा के साथ जुड़ा रहे। क्यों जुड़ा रहे भाई? इसलिए जुड़ा रहता था क्योंकि सहारा का एक तो सिस्टम ये था कि मैं किसी भी एम्प्लॉय को निकालता नहीं था, एक चीज। दूसरा ये था कि सहारा जो है के अंदर एक चेन ऐसी हुआ करती थी 2004 तक, जो मैंने देखा है, कि अगर आपको ऐसा लगा कि मेरी कहीं बेइज्जती हुई है किसी के कारण से, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, तो जूनियर हो तो एक सीनियर आपके यहाँ जो सीनियर बैठा होगा, जो आपका हेड होगा या जो पूरे यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट का हेड होगा, वही सॉल्व कर देगा। अगर मान लो एस्टेब्लिशमेंट हेड से गलती हो गई तो आप कहाँ जाओगे? तो उसके लिए हम लोगों ने कर्तव्य काउंसिल का निर्माण किया। वहाँ अपनी वो कर सकते थे, आप दर्ज कर सकते थे, और उस पर ऐसा नहीं है, उस पर अच्छी तरह से कार्रवाई होती थी। मैंने कार्रवाइयाँ देखी हैं, रातों रात निकलते हुए लोगों को देखा है। जब कहा गया नहीं आप इस परिवार के योग्य नहीं हो, आपने ये नियम तोड़ा है, आप कितने भी अच्छे हो, मतलब एक तो बहुत बड़े पोस्ट पे थे, बहुत ऊंचे आदमी थे, बहुत नॉलेज थी उनको, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग उन्होंने कराई थी एमएल, और उनको कह दिया गया नहीं आप इसके लायक नहीं हो, परिवार के हिस्सा नहीं बन सकते आप, और बाकी के हमारे साथ रहना चाहे रहे लेकिन परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो निकाल दिया गया था। खैर, तो ये अच्छाइयाँ भी, लेकिन अब इतना राइज करने के बाद हम पतन कैसे हुआ हमारा? यहाँ एक झोल हो गया। झोल ये हो गया कि 2004 में जब सहारा श्री के लड़कों की शादी हुई, तो एक तो वो शादी जो है वो उस जमाने की, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी शादी रही होगी, सबसे महंगी शादी रही होगी। 500 करोड़ रुपए उस जमाने में 2004 में खर्च हुए थे उस शादी में। और उनका जो मेनू था उसमें 110 रेसिपीज हुआ करती थी, 110 वन वन जीरो, और जो आने वाले थे वो 10,500 लोग थे। तो इतनी बड़ी शादी का अरेंज किया गया। उसमें कोई ऐसा नहीं था स्टार उस जमाने का जो सुपर स्टार होता है, सुपर हीरोइन जो भी होती होगी नंबर 1 पे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सहारा श्री की शादी में शामिल ना हुआ हो। अमिताभ बच्चन तो अगवानी कर रहे थे बारातियों की, बारात का स्वागत कर रहे थे वो, उनकी तो ये थी। और किस किसने डांस नहीं किया? कौन ऐसा लीडर था जो नहीं पहुंचा हो? लालू से लेके छोटी रीजनल पार्टीज तो मुझे समझ में आती हैं, लेकिन जहां देश का प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाए, गृह मंत्री पहुंच जाए, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहब ठाकरे कहीं नहीं जाते थे, लेकिन उस शादी में थे। तो क्या था इस व्यक्ति के अंदर? कुछ तो इस व्यक्ति के अंदर रहा होगा, तभी इतने व्यक्ति होंगे, कहीं ना कहीं तो काम आते होंगे, कहीं ना कहीं तो मदद करी होगी लोगों की। हाँ, एक चीज जरूर हुई इस बीच में। क्या हुआ कि 2006 में आते 2006 नहीं या 2004 ही की बात हुई होगी, ये या 2003 की रही होगी। सहारा एक अमिताभ बच्चन का था, एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनसे उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी, जो फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई थी और वो काफी घाटे में आ गए थे। और एक समय वो था जब उनका बंगला जो आशीर्वाद है वो नीलाम होने के कगार पे था, और मैंने उस बंगले की हालत देखी थी। उस समय मैं गया था अमिताभ जी से मिलने के लिए, एक उनकी बर्थडे थी, उसमें हम सारे लोग गए थे, हमारा भी सौभाग्य हुआ। तो उनसे मिला, तो उनके बंगले की हालत देखी थी मैंने, उस पर ना डेंटिंग हुई, पेंटिंग हो रखी थी, ना कुछ हो रखा था, मतलब पैसा लगाने की स्थिति में नहीं थे अमिताभ बच्चन, और एकदम सड़क पे आ गए थे। तो उस समय अमर सिंह जी इसमें समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। अमर सिंह जी के बारे में सब लोग जानते हैं, उनके बारे में बताना जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं था, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जिसमें अमर सिंह जी का रुतबा न चलता हो, जिसमें अमर सिंह की जान पहचान ना हो। तो अमर सिंह जी ने इनकी मुलाकात कराई होगी सारा श्री से। सारा श्री ने कहा ठीक है, आप आए हो तो मैं इनकी हेल्प करता।
तो उस समय समझिए कि उनको निकालने के लिए हमने सारा कुछ इनका रीपेमेंट किया था जो ये कर्ज से डूबे हुए थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन हो गए। खैर टैलेंटेड है, नो डाउट, आदमी भी ठीक है, लेकिन आदमी व्यवहारिक नहीं है। अमिताभ बच्चन जी व्यवहारिक आदमी नहीं लगे मेरे को, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की उस व्यक्ति को आपने जो है एक कंडोलेंस भी देने की जरूरत नहीं महसूस की। जबकि वहीं सोनू निगम आए, राज बब्बर जी आए, और भी फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ गायक सायक कुछ रहे थे, कुछ लीडर्स भी आए, बहुत लीडर्स आए, लेकिन बस सिलसिला यहां से होना चालू हुआ खराब। मुलायम सिंह, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, यहां से हुआ इनका पतन चालू। ये जो तिकड़ी थी, ये तिकड़ी भी महत्वाकांक्षी थी। और ये तो आप समझ लीजिए कि ये इंटरेस्ट, ये कोई, मैं ये नहीं कहूंगा ये संबंध बने और किसी बेस पे बने, कोई बुनियाद थी इनकी। ये सब होता है इंटरेस्ट का खेल। हमारा जब तक आपसे इंटरेस्ट है, हमारी आपसे दोस्ती है, जब इंटरेस्ट खत्म तो हमारी दोस्ती खत्म। वही चाहे अमर सिंह को लो, चाहे अमिताभ बच्चन को लो, और चाहे तारा श्री को लो, और चाहे मुलायम सिंह यादव को लो, किसी को भी लो। लेकिन 2006 में एक दौर ये था जब ऐसा माना जाता था कि सहारा श्री ने जो अपना पेपर चालू किया है वो पेपर सपा का मुख्य पृष्ठ बन गया है। मतलब जो सपा बोलती है वही ये छापता, ये इमेज बन गई थी। और जब आपकी इमेज ये बनने लगे, एक रीजनल पार्टी के साथ आपके प्यार की पींगे जब बढ़ने लगे, तो फर्क पड़ता है। दूसरा, उसी समय एक दौर आया 2004 की बात, 2004 की बात सही हुई है। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में दोबारा आई, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, उसके बाद गठबंधन इन लोगों ने बनाया, और गठबंधन से लीडर थी उसकी सोनिया गांधी जी। तो सोनिया गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए बात हुई तो कुछ लोगों ने विरोध किया। शरद पवार जी भी थे उसमें, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। और उसमें एक व्यक्ति और था, सहारा श्री, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर विदेशी मूल की महिला को नहीं बनना चाहिए भारत देश के लिए। और ये कभी चाणक्य ने भी कहा था, किंवदंती है, कहानी है, ये चाणक्य ने भी कहा था। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी थी, लेकिन बस वहीं से बिगाड़ होना चालू हुआ। वहां से बिगाड़ होना चालू हुआ। नंबर पहले तो ये 2004 में बेटों बुलाए गए, बेटों की शादी में नहीं आए, कोई भी आदमी नहीं आया। प्रणब मुखर्जी आए थे उस समय कांग्रेस से, कांग्रेस लीडर हुआ करते थे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी में कोई भी नहीं आया। उसके बाद बस 2009 लगाए रहे, ये लोग लगाए रहे, कैसे नीचे करना है, कैसे खेल खेलना है, कैसे खेल खेलना है। एक मौका मिल गया इन लोगों को 2009 में। बात है ये 2009 फरवरी की, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ, 2009 फरवरी। यस, एक सहारा जो है पहुंची सेबी के पास, तो सेबी से कहा मुझे एक आईपीओ चाहिए। तो सेबी ने कहा कि पैसा आपके पास है तो वो आप जमा करिए पैसा, और वो जो है OFCD रहेगी आपकी, ऑप्शनल क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं कुछ, तो ये रहेगा आपका, और आप उसके लिए पैसा जमा करिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 24,000 करोड़ रुपए जमा किया। कंपनी के पास 24,170 करोड़ कुछ ऐसा था अमाउंट उसकी, इन्होंने जमा करी। का ये रही अमाउंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अमाउंट तो रही, मैंने मान लिया, चलो ये अमाउंट तो ठीक है, OFCD हो जाएगी, लेकिन ये अमाउंट आपने कलेक्ट कहाँ से करी है भाई मेरे, वो तो मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा जी मेरे ऐसा है, मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, 9,000 इन्वेस्टर्स हैं, और मैंने ये उनसे जमा करी है। तो कहा कि अगर आपको IPO लाना था तो आपको पब्लिक इशू निकालना चाहिए था इसके लिए।
तो बोले कि नहीं नहीं, हमारे पास इन्वेस्टर हैं, इसलिए मैंने पब्लिक इशू नहीं निकाला। तो सेबी ने कहा कि रूल्स के हिसाब से फिर आपने ये गलत किया है, क्योंकि जो अगर आपने अपने इन्वेस्टर्स से ये रकम जमा करी है, पब्लिक इशू नहीं किया है, तो फिर आप सिर्फ 25 आदमियों से ये पैसा ले सकते थे। आप 9,000 करोड़ दिखा रहे हो, और 9,000 करोड़ अगर आपके पास हैं इन्वेस्टर, तो फिर तो ऐसा है कि हम आपको जो है अभी तो नहीं दे सकते इशू, हम अभी नहीं दे सकते आपको, अभी नहीं शेयर मार्केट में आप जा सकते हो। ये ऐसा करिए कि इन सब की जो है पैसा आप वापस करिए पहले, और 15% ब्याज के साथ वापस करिए, और उसके बाद जो है नए नियम के हिसाब से आप फिर जमा कराइए पैसा, और पब्लिक इशू करिए और शेयर लीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, ये क्या होगा। और ये हुआ एक्चुअली इस बेस पे था कि एक व्यक्ति हुआ करता था रोशनलाल, वो इंदौर का रहने वाला था, और अपने को शायद बीए ये कुछ कहता था कि मैं बीए हूँ और ये हूँ वो हूँ। तो उसने एक याचिका दायर करी सेबी के पास, कहा कि साहब जो भी पैसा ले रही है सारा वो गलत तरीके से उगाही कर रही है मार्केट के अंदर। नहीं, पहले उसने शिकायत करी नेशनल हाउसिंग कॉरपोरेशन से, जो तो उसने कहा कि ये गलत तरीके से लिया जा रहा है। तो जब उसने पूछा इनसे, तो हाउसिंग बैंकिंग, हाँ नेशनल हाउसिंग बैंकिंग से ने जब पूछा इनसे, तो ये बोले कि नहीं, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, और जो रोल है वो सारा का सारा रोल सेबी का होता है, आपका कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये बात शायद बुरी लग गई एनएससी को, और एनएससी ने ये वो लेटर, सेम लेटर जो है फॉरवर्ड कर दिया सेबी को। उसी समय अहमदाबाद में कोई एक सज्जन हुआ करते थे, उनका भी सेबी के पास पहुंच गया, तो दो प्रूफ हो गए। तो सेबी ने फिर इनको कॉल किया। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि उस समय सारा श्री के अंदर एज ए व्यक्ति थोड़ा सा अहम तो हो गया था। अगर अहम ना हुआ होता तो उस समय जो घटनाएं हुई, जो भी चीजें हुई इनके साथ, वो शायद इनके वो अहम का ही परिणाम रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, बट आई एम नॉट श्योर कि रीजन क्या था। लेकिन मुझे जो लगा एज ए एम्प्लॉय, वो यही लगा कि अहम तो काम कर रहा था, बात बिगड़ी है इनके अहम से। तो ये जब गए, एनएससी को बुरा लगा, एनएससी ने वहां कर दिया। सेबी ने कहा कि भाई इसका प्रूफ दिखाओ। प्रूफ इन्होंने दिखाया, तो इन्होंने क्या किया प्रूफ के बदले, कि ये 24,000 करोड़ जो है मैंने अपने व्यक्तियों से लिए हैं, 3,000 लोगों से, 3,000 करोड़ लोगों से लिए। यस, 24,000 करोड़ रुपए नहीं, 3,000 करोड़ लोगों से या 300 करोड़ लोगों से, ऐसा कुछ था। इन्होंने यही कुछ बोला था, मतलब पर व्यक्ति इन्होंने जो है 8,000 बताए थे, समथिंग, अगर एवरेज उसका निकाला जाए तो, ठीक है ना। तो सेबी ने कहा ठीक है, आप अपना प्रूफ दिखाइए। प्रूफ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ये भी ताव में आ गए। इन्होंने कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं और आप ये प्रूफ लीजिए। इन्होंने 127 ट्रक्स जो है लोडेड कराए और बॉम्बे ऑफिस में भेज दिए। तो मैंने वो नज़ारा भी देखा है, उस समय के साथ कुछ क्लिप्स भी होंगे मेरे पास, कि बांद्रा रोड जो है पूरी जाम हो गई थी, मतलब ट्रैफिक जाम हो गया था। और वो ट्रैफिक जो है करीब 6 घंटे तक जाम रहा, क्योंकि 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 3,000 डॉक्यूमेंट्स हों, वो भर के भेजे जाना सेबी के पास। ये सेबी का अपमान नहीं था क्या? अरे आपके पास कोई तो रिकॉर्ड होगा, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाते होंगे ना आप। ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो कंप्यूटराइज पर्सन नहीं होंगे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।
लेकिन वो रिकॉर्ड ना दिखाने का मतलब ये था, सेबी ने ये कहा रिकॉर्ड हैं ये आपने दिखाए हैं, मैं इनकी जांच भी करूंगी, लेकिन पैसा ये आपका सेबी के पास ही रहेगा। तो एक सेबी सारा अकाउंट खुलाया गया और उसमें वो पैसा जमा कर दिया गया। और सेबी ने जो जांच करी, वो सेबी ने पाया ये कि एक ही एक नाम से, एक एक एड्रेस से 10-10 नाम, 12-12 नाम, ऐसे ऐसे नाम, मतलब गली कुछ, पता कुछ, पोस्ट ऑफिस कुछ, पिन कोड कुछ, मतलब हद हो गई। मतलब यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंटेशन था वो आपका। इसका मतलब ये हुआ सारा, उसने ये समझा सेबी ने कि ये जो पैसा आपने लिया है ये आपने अपने इन्वेस्टर से नहीं लिया है, ये नंबर 2 का पैसा नंबर 1 बनने के लिए यहाँ पे आया है। और वो पैसा किसका हो सकता है, अभी तक नाम तो नहीं खुले हैं, लेकिन उस समय जो भी इनके रहे होंगे, अमर सिंह जी भी थे, मुलायम सिंह जी भी थे, लालू प्रसाद यादव थे, ऐसा कोई लीडर नहीं था। टोनी ब्लेयर तक, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, टोनी ब्लेयर भी था इनके साथ, समझे, उसका भी कुछ सारा के में अकाउंट में जमा है। कुछ अमिताभ बच्चन थे, फिल्म इंडस्ट्रीज थी, मालूम नहीं कौन कौन था। मतलब ये था तो नंबर 2 का पैसा जो नंबर 1 होने के लिए आया था। ये बात तो सही है, मैं कुछ हद तक इसमें जो है निश्चिंत हूं कि ये कहीं ना कहीं डाउटफुल थी मनी, क्योंकि आपने जो 127 ट्रक भेजे ना, वो ट्रक ना भेज के आप कंप्यूटराइज फ्लॉपी भेजते, आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड भेजते उनके पास कि भाई ये है मेरा। खैर, इसके बाद उसने कहा कि नहीं, ये पैसा आपका जमा हो गया और आपको ऐसा है कि ये पैसा जो है अब पब्लिक को दिया जाएगा, ठीक है, और इस पे 15% ब्याज। तो कुछ बना था 38 करोड़, कुछ बना था, ये ब्याज लगेगा, ये पैसा आपको वो किया जाएगा। तो ये कोर्ट में जब केस पहुंचा तो कोर्ट का ये डिसीजन था। फिर जब कोर्ट ने इनको बुलाया तो वहां भी इनका अहम आ गया ये कि अरे मैं तो इतना प्रतिष्ठित आदमी, इतना लीडरशिप मेरे पीछे, इतनी फिल्म इंडस्ट्री मेरे पीछे, विदेशों में मेरी अच्छी साख, मेरा अच्छा उद्योग चल रहा है, मेरी एविएशन बंद हो गई है लेकिन बाकी के हमारे सब चल रहे हैं, 1.2 मिलियन लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो मैं क्यों जाऊं कोर्ट में, मैं क्यों जाऊं। बस यही हो गई गड़बड़। उसके बाद सारा श्री की वो ही गिरफ्तारी हुई। शायद फरवरी रही होगी, 28 फरवरी थी, 28 फरवरी 2014 की बात है। ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन था, इतना मुझे याद है, इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी। और इनसे ये कहा गया कि अगर आपको अपनी जमानत चाहिए तो आपको 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जमानत अगर चाहिए होगी तो 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी कौन सी इंडिया के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में ऐसी कौन सी जमानत हुई है जो 5,000 करोड़ की हुई हो। तो सारा श्री से इतना पैसा क्यों मांगा गया। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो पार्टी जो इनसे नाराज थी, जिसकी महिला, विदेशी महिला को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए ऐसा बोला गया था, यानी कि सोनिया जी, ये कहीं ना कहीं से ये भी अपनी कसर निकाल रही थी और कुछ इनसे भी गड़बड़ियां हुई थी, तो ये उस जाल में फंस गए। चूंकि जिस कंपनी का 24,000 करोड़ रुपया आप किसी संस्था में हो, तो आप ये समझिए कि हम आगे की बिजनेस कैसे करेंगे। फिर हम धीरे 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 हमारे जो है जितना भी हम चमक रहे थे वो धीरे 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 अस्तांचल की ओर हम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। 2016 में इनकी कैसे भी जमानत हुई, इनकी माताजी मरी थी छविराव जी, तब ये पैरोल पे आए थे। उसके बाद ये नहीं गए, उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहे। ये तो है इनकी कहानी। पैसा न देने का रीजन एक यही था कि 24,000 करोड़ रुपए तो हमारे जमा थे वहां। दूसरा पैसा था पब्लिक का,
जो पब्लिक का, हमारी एक कंपनी नहीं थी ना, ये तो हमने 2 कंपनियों से खरीदे थे। ये एक थी हमारी सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक थी सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 2 कंपनियों के पैसे थे जो मैंने जमा किए थे। लेकिन हमारी तो और भी थी, सारा पैरा बैंकिंग वगैरह वगैरह तमाम स्कीमें चल रही थी, 5-6 स्कीम चल रही थी, उससे भी पैसा बाकी थे। जब ये पैसा यहाँ ब्लॉक हुआ तो लोगों को पैसा मिलना कम हो गया, बंद नहीं हुआ, कम हो गया। तो क्या हुआ कि जिस पब्लिक ने आपकी इमेज को ऊपर किया था, जिस पब्लिक को उनका रिटर्न मिला था उस समय 78 में जो हमने कंपनी खोली थी, 81 में, 82 में, 83 में, 90 तक, 95, 2000 तक, 2004 तक लगातार जिनको पैसा मिलता रहा, 2012 तक जिनको पैसा मिलता रहा, वही आपके थे एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजमेंट तो उन्हीं ने किया पब्लिकली। तो पब्लिक ने जब ये उनको पैसा मिलना बंद हो गया तो पब्लिक ने फिर विरोध करना भी चालू किया, कहीं घेराव किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। इनके जो पैसा कलेक्शन बॉय थे, जो भी लड़के थे, पैरा बैंकिंग के जो भी मैनेजर थे, धक्का मुक्की भी हुई, मारपीट भी हुई, ये सारी चीजें हुई। खैर मतलब कुल मिला के बदनामी बदनामी बदनामी, एक बार बदनामी चालू हुई तो बदनामी बदनामी। अब बात ये तो यहाँ तक तो ठीक है कि सहारा ने वो पैसा जमा नहीं पाई, लेकिन आज की डेट में भी एक पैसा है और वो सेबी के अकाउंट में है पैसा, और सेबी उसको वापस करेगी। और अगर कोई उनमें नहीं मिला, आदमी नहीं मिला, क्योंकि सेबी ने जिस समय कहा था कि हम इसको वापस करेंगे, आप मेरे पास पैसा जमा करिए, तो इन्होंने जो पैसा जमा किया था, लेकिन दैवयोग से सेबी को जो है सिर्फ 19,644 लोग ही मिले क्लेम करने वाले, जिनको कुछ 133 करोड़ रुपए कुछ वापस हुआ भी। बाकी का पैसा अभी भी सेबी के पास। सेबी को क्लेम नहीं मिल रहा है, लोगों का क्लेम नहीं मिल रहा है, कोई कह नहीं रहा है ये पैसा मेरा है। इससे ये संदेह होता है ये पैसा नंबर 2 का, नंबर 1 का है ही नहीं। और नंबर 2 के पैसे में ना तो नंबर 2 का देने वाला बोलेगा ना लेने वाला बोलेगा। लेने वाला बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी बिजनेस स्टॉप हो जाएगी, देने वाला इसलिए नहीं बोलेगा, उसके ऊपर एक तरह से ईडी और आ जाएगी। मतलब काफी कुछ सिचुएशन थी, कुछ मिला के ऐसा हो गया। अब एक चीज और है इस सारे में, ये तो हुआ उनके अर्थ से फर्श तक की कहानी, किसका इन्वॉल्वमेंट था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने श्रद्धांजलि दी, किसने श्रद्धांजलि नहीं दी, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन एक चीज और मुझे जो मालूम पड़ा था उस समय, मैंने शायद डिस्कस भी किया था कुछ लोगों में इंटरनली, मैंने एमबी वैली में भी डिस्कस किया था उस चीज को, लेकिन ये चीज कभी खुले मुंह से इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि ये बात बहुत बड़ी थी। एक फोन आता है रात में मेरे पास, दीपावली का टाइम रहा होगा मेरे समझ में, ये नवंबर रहा होगा, नवंबर 2004 की बात है या कुछ ऐसे ही रहा होगा, 2003 या 2004, ये 2004 की बात है या 3 की बात है। एक मेरे पास फोन आया और बड़ा रिलायबल सोर्स था मेरे पास, जिस पे रिलाई किया जा सकता था। आज इस दुनिया में नहीं है वो। तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि सहारा सीरीज एक्सपायर्ड क्या? मैंने कहा क्या एक्सपायर? नहीं एक्सपायर तो नहीं है, वो तो बीमार है। कहते नहीं नहीं वो तो एक्सपायर हो चुके। मैंने कहा कैसे कब? कहते मैंने उड़ता उड़ता सुना है कि जो इनका गोडाउन था जहां दिवाली की मिठाइयां बनाई जा रही थी, वहां सारा श्री का मतलब कुछ हो गया और उसमें सारा श्री इज डेड। लेकिन चूंकि ये किसी से खबर आई नहीं, कोई इसका सोर्स भी नहीं है, तो इस खबर को हम एक तरह से मान के चले उस समय कि चलो किसी से कहना नहीं है, किसी से सुनना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना। लेकिन अगर उस सीक्वेंस को जोड़ूं मैं,
उस समय के सीक्वेंस को। 2004 में नहीं, 2005 की बात है। हाँ, 5 की बात है, नो डाउट 5 की बात है, शादी के बाद की बात। 2005 के बाद सारा सीर का एकाएक 1.5-2 साल के लिए गायब हो जाना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना, लोगों को ये बताना, सहारा श्री के जो स्पोक पर्सन हुआ करते थे, जो धाकड़ आदमी हुआ करते थे, सहारा श्री के दाएं बाएं हाथ हुआ करते थे, उनका ये कहना नहीं नहीं सहारा श्री किसी से मिलते नहीं है आजकल, क्योंकि उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तो ऐसी साली कौन सी बीमारी थी सहारा श्री को जो रेस्ट की जरूरत है? और कहाँ थे, किस हॉस्पिटल में थे? उस हॉस्पिटल के कुछ रिकॉर्ड तो होंगे, वो भी नहीं है। फिर एकाएक यही सहारा श्री जो है, मैं पहली इसीलिए कह रहा हूँ, यही सहारा श्री अचानक जो है 2006 में आ जाते, अप्रैल में टीवी से संबोधन करते अपने लोगों का। तो ये जो 1.5 और 2 साल का अंतर था, ये क्या था? उसके बाद वो 1.5-2 साल का अंतर तो चलो ठीक है, चलता है। उस समय आपकी एम्बे वैली एक स्टेज पे हुआ करती थी। एम्बे वैली में जहां आप 6 महीने में 1 साल में कम से कम 3-4 चक्कर लगाते आए थे आप, वहां आपने आना ही बंद कर दिया बिल्कुल। मतलब लोगों से मिलना ही चालू कर दिया। इसका मतलब मैं क्या ये समझूं कि उस समय सहारा श्री को तैयार किया जा रहा था। सहारा श्री एक्चुअली में एक्सपायर हो चुके थे और उनको दूसरे बहरूपियों को किसी को सहारा श्री बना के प्रेजेंट किया जा रहा था। मैं ये भी कह सकता हूँ कोरिलेट अगर करूँ तो। लेकिन चूंकि ये बात आई नहीं है, कहीं भी है नहीं, इसलिए इस पर कोई ठोस प्रमाण दिया नहीं जा सकता। इसलिए ये थोड़ी सी बेबुनियाद टाइप की भी बात आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर सीक्वेंस को जोड़ो तो कुछ पता चलेगा आपको। उसके बाद अचानक पटल से बंद हो जाना, अचानक एम्बी वैली को बंद हो जाना, उसके बाद आपका जो है आईपीओ पे में जाना, आईपीओ के जाने में आपकी गिरफ्तारी होना, गिरफ्तारी होने के बाद आपने अपनी सारी संपत्तियों को, जो भी संपत्तियां आपकी रही होंगी उस समय, कैश बैश की संपत्तियां आपके को जो है ट्रांसफ़र कर देना, मैसिडोनिया में ट्रांसफ़र कर देना, कुछ लंदन में ट्रांसफ़र कर देना, लड़कों की वहाँ की नागरिकता ले लेना, आपकी बीवी की नागरिकता ले लेना, मतलब उनकी सपना राय भाभी जी जिन्हें हम कहते थे, अच्छी थी वो भी लेडी, नो डाउट, आदमी सभी अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रश्न उठता है कि ये सब क्या सिलसिला क्या चला कि यहाँ की संपत्तियां खत्म हो गई। एम्बी वैली में कोई माई बाप नहीं रहा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं रहा, जो जो यहाँ बैठा हेड है बस वही जो कुछ करेगा वो करेगा। कर्तव्य काउंसिल कहाँ गई? आपका जो है लोगों से ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते थे वो कहाँ गया? मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, डाउटफुल मामला है ये, लेकिन डाउट क्लियर नहीं है इसलिए कहा नहीं जा सकता, क्लेम नहीं किया जा सकता इसको। उसके बाद सुनने में ये भी आया कि एम्बे वैली जो है अब इनके पास है भी, लेकिन इन्होंने जो है लीज पे दे रखी है कि वहाँ जो भी हेड रहेगा, जो भी सीईओ ऑफ एम्बे वैली होगा, वो उसको लीज पे मिलेगी। वो 4-5 करोड़ 6 करोड़ रुपए जो भी है पर ईयर इनको देता था, 2 करोड़ रुपए शायद पर ईयर देता था। उस बेस पे एम्बी वैली चल रही थी। आप बिजनेस चाहे कुछ भी करिए, आप एम्प्लॉय के पे दीजिए या न दीजिए, उसके बाद लोगों की पे भी रुकी। लोगों को महीने में 2 महीने में आधा पैसा दिया गया, महीने में 1 पैसा दिया गया, काफी लोगों की पे रुकी हुई है। 2017 में एम्बी वैली को बंद भी करना पड़ा, आपने कहा हम पे देंगे, उसकी भी पे नहीं दी गई लोगों को। मतलब तो ये तमाम चीज़ें हैं एज ए एम्प्लॉय जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये तो फैक्ट है जो मुझे मालूम है। लेकिन कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि एक व्यक्ति जो छोटे से परिवार में पैदा हुआ, जिसका इंडिया की जीडीपी में कुछ ना कुछ तो योगदान रहा होगा, इंडिया को अपलिफ्ट करने में भी योगदान रहा होगा, उसको आप विलन तो नहीं कह सकते। हाँ, एक अजूबा पहेली कह सकते हो आप, एक तिलिस्म कह सकते हो, एक शोमैन कह सकते। शोमैन तो थे, ये तो सारे लोग कहते हैं, सारे लोग मानते हैं, लेकिन मैं सहारा श्री को कभी भी
विलेन के रूप में नहीं देखना चाहता, और विलेन के रूप में मेरा दिल भी गवाही नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा सीरीज से मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत बार मुलाकात हुई है एज ए एम्प्लॉय, बहुत बार मुलाकात हुई है। 27 सालों में मुझे लगता है कम से कम 27-28 बार तो मुलाकात हुई होगी। ईजिली मिलते थे, ईजिली मिल लेते थे। तो ये व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इनकी मृत्यु, अब लास्ट बस खत्म करने वाला हूं। मृत्यु होने के बाद इनके पार्थिव शरीर को अग्नि देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था। इनका एक शायद नाती था, तो वो केवल था, लड़के नहीं थे, बीवी नहीं थी। क्यों भाई, क्या रीजन रहा होगा, एक डाउटफुल है। इसका मतलब अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ये कहा गया, उनके तरफ से ये कहा गया है, मैंने सुना है अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वीज़ा नहीं मिला इसलिए नहीं आए। तो अब देखना ये होगा कि उनकी 13वीं पे कौन कौन आता है या उनके बरसी पे कौन कौन आता है। तो वीज़ा नहीं मिला ये एक रीज़न नहीं हो सकता। अगर वीज़ा आपको नहीं मिला तो आप कम से कम जो है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आ सकते हो। और मैसिडोनिया में जहाँ आप रह रहे हो वो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इतनी बड़ी जीडीपी भी नहीं है, इतना रईस देश भी नहीं है कि आपकी बात ना माने, क्योंकि वहाँ तो 4,000 यूरो जो भी देगा, या 4,000 डॉलर मुझे लगता है जो भी आदमी देगा उसको नागरिकता मिलती है वहाँ की। इतना गरीब कंट्री है। तो जब नागरिकता मिलती है, जब देश आधा आप बनाने की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर से तो वहाँ का डेवलपमेंट करने की बात कर रहे थे, वहाँ की गवर्नमेंट से अच्छे संबंध थे, वो गवर्नमेंट का उनका राष्ट्रपति जो है मेरे यहाँ जो है 2007 के आसपास आया था, उसकी मीटिंग थी। तो आप कैसे कह सकते मैसिडोनिया गवर्नमेंट ने हमें जो है वो नहीं दिया। खैर एनीवे नहीं दिया होगा, आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये भी एक पहेली बन के रह गई कि लड़के नहीं थे, बीवी नहीं थी, जिन बच्चों के लिए उन्होंने सारी संपत्ति जुटाई वो नहीं थी। तो ये क्या था, ये एक पहेली है, या तो वो सारा श्री ओरिजिनल नहीं थे, वो एक बैरोपिया के रूप में काम कर रहे थे, मतलब वो चल रहे थे फिर सारा को जिंदा रखने के लिए। या तो वो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच के संबंध इतने ज्यादा बिगड़ गए हों कि आप उनकी अर्थी में भी नहीं आए। तो जो भी है, खैर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और मैंने जो भी कहा है बहुत बड़ी बात कही है, उनके मर्डर की, उनके न रहने की, उनका एक्सपायर होने की। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे पास फोन आया था तो मैंने लोगों से कहा, बस इतना ही मुझे कहना था, यही मेरा वो। धन्यवाद।